नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में अध्ययन करेंगे। साझेदार का पूंजी खाता यानी क्या होता है, तो उसकी परिभाषा है कि साझेदारों के द्वारा पेड़ी के साथ किए गए व्यक्तिगत व्यवहार लिखने के लिए साझेदारी पेड़ी की बही में प्रत्येक साझेदार के लिए एक खाता खोला जाता है। उसे साझेदारों का पूंजी खाता कहते हैं। अर्थात कि कोई भी पेड़ी अलग अलग लोगों से व्यवहार करती है तो अलग अलग खाते खोलती है यानी बनाती है। उसी तरह से साझेदार और पेड़ी उनका भी अलग अलग अस्तित्व होता है। इसलिए जो साझेदार हैं और साझेदारों का पेड़ी के साथ जो व्यवहार होता है उसके लिए वो एक अलग से खाता खोलती है, जिसमें पेड़ी और साझेदारों के बीच जो व्यवहार होते हैं वही लिखा जाता है, उसके अलावा कुछ लिखा जाता नहीं है। उस खाते को हम पूंजी खाते के नाम से जानते हैं। पूंजी में वृद्धि करने के वाले यानी जो व्यवहार पूंजी में वृद्धि करते हैं, यानी पूंजी में वृद्धि करने वाले व्यवहार पूंजी खाते के जमा पक्ष में और पूंजी में कमी करने वाले व्यवहार पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखे जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लो साझेदार कोई पेड़ी के साथ अपनी पेड़ी के साथ व्यवहार करता है और उसमें अगर उसकी पूंजी में वृद्धि हो रही है यानी पूंजी में बढ़ोतरी हो रही है तो उस व्यवहार को पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। और जिस व्यवहार से साझेदार की पूंजी में कमी हो रही हो तो उस व्यवहार को पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारी पेड़ी में साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो पद्धति यानी दो तरह से या दो पद्धतियों से साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। पहली पद्धति का नाम है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, दूसरी का नाम है स्थिर पूंजी खाता पद्धति। यानी दो प्रकार से पूंजी खाते रखे जाते हैं जो दोनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है तो हम पढ़ते हैं, साझेदार का पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदार के पूंजी खाते की वर्ष की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलता हो तो उसे अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। यानी जिस पद्धति के अंदर वर्ष की शुरुआत की बाकी और उसी साल के वर्ष की अंतिम बाकी यानी साल की शुरुआत की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी दोनों की जो बैलेंस होता है या दोनों की जो अंतिम रकम होती है वो दोनों रकमों में परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात कि दोनों सेम होती नहीं है। तो ऐसी पद्धति को हम अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में साझेदार के पेड़ी के साथ के सभी व्यवहार लिखने के लिए पेड़ी की बही में केवल पूंजी खाता ही रखा जाता है, यानी इसमें एक ही खाता बनता है पूंजी खाता, इसलिए सारे व्यवहार उसमें लिखे जाते हैं। इसलिए पूंजी खाते की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी हमेशा परिवर्तित होती है। साझेदार के पूंजी खाते का नमूना है, देखिए ये पूंजी खाता है। इसके अंदर उधार पक्ष और जमा पक्ष दो पक्ष होते हैं। शुरुआत में तारीख विवरण जितने भी साझेदार हैं उनके अलग अलग कॉलम, उधार साइड सेम उसी प्रकार से तारीख विवरण और जितने साझेदार उनके अलग अलग कॉलम रकम के, जमा साइड यानी उधार हो गया और जमा हो गया। सबसे पहले शेष आगे लाए यानी प्रारंभिक बाकी अगर उधार हो तो उधार में लिखी जाती है, वैसे पूंजी खाते की बाकी लगभग जमा होती है तो जमा में लिखते हैं, लेकिन जो भी बाकी उस हिसाब से लिखनी है। उधार बाकी हो तो यहाँ पर आएगी और जमा बाकी होगी तो जमा में शेष आगे लाए। अब जमा में क्या क्या है, तो पूंजी खाते की प्रारंभिक बाकी आ गई, उसके अलावा रोकड़ बैंक या अन्य संपत्ति यानी उसके अलावा अगर वो कोई भी रकम संपत्ति या चेक वगैरह लाता है तो उसकी पूंजी में वृद्धि होती है, इसलिए उसे जमा पक्ष में लिखा जाता है। दूसरा पूंजी पर ब्याज, पूंजी के ब्याज उसे मिलता है अर्थात कि उसकी पूंजी में वृद्धि होती है, इसलिए जमा पक्ष में लिखेंगे। वेतन बोनस कमीशन परिश्रमिक ये सारी चीज़ें साझेदार को प्राप्त होती हैं जिसके कारण उसकी पूंजी में वृद्धि होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखी जाती हैं। लाभ हानि वितरण खाते की लाभ, अगर उसे लाभ हो रहा होगा तो लाभ भी उसकी पूंजी में क्या करता है वृद्धि करता है, इसलिए उसे जमा पक्ष में लिखा जाता है। उधार में क्या आता है, तो एक तो होता है आहरण, क्योंकि आहरण जो होता है वो पेड़ी
में से साझेदार क्या करता है, अपने निजी उपयोग के लिए ले जाता है, जिसके कारण उसकी पूंजी में कमी आती है। तो आहरण रोकड़ भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, या अन्य किसी भी वस्तु ले जाए या माल सामान ले जाए। उसके अलावा आहरण का ब्याज वो भी उसके पूंजी में कमी करता है। लाभ हानि वितरण खाते की हानि, अगर हानि आती है तो उसे पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद अगर मान लो उधार का टोटल ज़्यादा होगा तो यहाँ टोटल करेंगे, वही रकम यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद जमा के टोटल उसमें से माइनस करके घटाकर और यहाँ लिखा जाएगा शेष आगे ले गए, अगर उधार बाकी होता है तो। सेम ऐसे अगर जमा का टोटल ज़्यादा है तो जमा की रकम यहाँ लिखी जाएगी और वही रकम यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद कम वाली रकम को जोड़ के उसमें से घटाया जाएगा और यहाँ रकम लिख के लिखा जाएगा शेष आगे ले गए, और ये सीधे पूंजी दायित्व में चला जाता है, पूंजी खाते में। इसके बाद हमारी दूसरी पद्धति आती है जिसका नाम है स्थिर पूंजी खाता पद्धति। ठीक है, यानी स्थायी पूंजी खाता पद्धति, जिस पद्धति में सामान्य रूप से साझेदार के पूंजी खाते की वर्ष की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को ना मिले तो उसे स्थिर या स्थायी पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। यानी इस पद्धति के अंदर साझेदार के पूंजी खाते की जो शुरुआत की बाकी है और उसी साल के अंतिम यानी कि अंत की जो बाकी की रकम है वो दोनों रकम समान होती है, यानी उसमें परिवर्तन होता नहीं है, और होता भी तो कभी कभार होता है, हमेशा होता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी दोनों में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसका नाम ही है स्थिर यानी स्थायी, अर्थात कि जो बाकी होती है वो स्थिर होती है यानी समान होती है, इसलिए इसे स्थायी पूंजी खाता पद्धति या स्थिर पूंजी खाता पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में बही में दो खाते रखे जाते हैं साझेदारों का। एक होता है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा होता है साझेदार का चालू खाता। यानी साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। अब इनके हम नमूने देखेंगे। स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो खाते बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है पूंजी खाते का मतलब होता है उसमें सिर्फ पूंजी संबंधी व्यवहार ही लिखे जाते हैं, अन्य व्यवहार इसमें लिखे जाते नहीं है। तो अगर पूंजी खाता है तो पूंजी खाते में जमा में शेष आगे लाए, यानी कि प्रारंभिक बाकी आएगी जितने भी साझेदार लाए उन सबके। उसके अलावा रोकड़, बैंक या अन्य संपत्ति खाता, यानी अगर वो उसके अलावा पूंजी लाते हैं तो वो पूंजी यहाँ पर लिखी जाएगी, उसके अलावा इसमें कुछ आएगा नहीं। सेम वही जमा पक्ष में, अगर मान लो लाते हैं पूंजी तो जमा में, और अगर ले जाते हैं तो उधार में, यानी कि पूंजी में कमी होगी तो उधार में, रोकड़, बैंक या संपत्ति के रूप में। उसके बाद टोटल किया जाता है, जमा का टोटल अधिक होगा तो वही रकम दोनों साइड लिखी जाती है, यानी जो जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होता है वही टोटल दोनों तरफ लिखा जाता है। उसके बाद कम जहाँ टोटल है वो कम वाला टोटल उसमें से घटाकर और रकम लिखी जाती है जिसे लिखते हैं शेष आगे ले गए। यहाँ पर पूंजी खाते की बाकी हमेशा जमा होती है क्योंकि इसमें पूंजी के अलावा कोई व्यवहार लिखा जाता नहीं है। साझेदारों का चालू खाता, तो पूंजी के अलावा जितने भी व्यवहार होते हैं साझेदार के पेड़ी के साथ, उस सारे व्यवहार चालू खाते में लिखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर दो खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी की रकम लिखी जाती है, चालू खाते में अन्य व्यवहार लिखे जाते हैं। तो अन्य व्यवहार में सबसे पहले शेष आगे लाए, यानी कि प्रारंभिक बाकी, अगर जमा बाकी है तो जमा में लिखने का, उधार बाकी है तो उधार में, क्योंकि इसकी दोनों बाकी निकल सकती है, जमा भी हो सकती है और उधार भी हो सकती है। उसके अलावा जमा में तो जो जो पूंजी में वृद्धि करते हैं वो सभी व्यवहार जमा में लिखे जाएंगे, जैसे कि पूंजी का ब्याज वृद्धि करता है, चालू खाते की जमा बाकी का ब्याज, बाकी पर ब्याज खाता यानी कि जो भी ब्याज मिल रहा है वो सब, वेतन, बोनस, कमीशन, परिश्रमिक, ये सभी साझेदार की पूंजी में वृद्धि करते हैं इसलिए जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। और लाभ हानि वितरण खाते का लाभ, ये जमा पक्ष में लिखा जाता है। इसके अलावा उधार में क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले चालू खाते की उधार बाकी यानी कि शेष आगे लाए, उसके अलावा आहरण, फिर आहरण पर ब्याज, और चालू खाते की जो उधार बाकी है तो उसका ब्याज भी कहाँ, चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज भी कहाँ लिखा जाएगा, उधार में लिखा जाएगा। और लाभ हानि वितरण खाते की हानि, अगर हानि है तो उधार में लिखा जाएगा। इसके बाद टोटल किया जाता है, तो टोटल जमा और उधार दोनों तरफ का टोटल, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वाला दोनों साइड लिखा जाता है, और ज़्यादा वाला दोनों साइड लिखने के बाद जहाँ कम है उसका टोटल करके कम वाले में से घटा दिया जाता है। अगर मान लो जमा का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ लिखा जाएगा शेष आगे ले गए,
रकम, और उधार का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ लिखा जाएगा शेष आगे ले गए रकम दोनों में। तो यहाँ पर हमारे पूंजी खाता पद्धति पूरी होती है। इसके बाद हमारे सवाल शुरू होंगे।